क्लास स्टार्ट करें। एक बात समझ में नहीं आ रही है, क्या जिंदगी में पीछे ही जाना चाहते हो? आपकी क्लास में आता हूं तब मुझे ये फीलिंग नहीं आ रही कि मैं आरएस अधिकारियों को पढ़ाने जा रहा हूं। साला तुम तो कांस्टेबल से भी घिए बीतते हो। आगे मरो। गर्ल्स, एक प्रस्ताव लेकर आऊं आपके लिए। आगे आओ। आवाज नहीं, जल्दी से आ जाओ, 2 मिनट के अंदर, कहना नहीं चाहिए। पिछली वाली दोनों रो खड़ी हो जाओ और आगे मरो। बेटे इधर उधर देख रहे हैं। अब ठीक है, बिल्कुल। चलिए, अब आवाज नहीं। चलो अब क्लास स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। ऑल ऑफ गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो सभी? कल लास्ट पॉइंट बताओ, कहाँ तक पढ़ा था? तत्कालीन कारण याद है सभी को? पक्की बात? पूछ ले। रजिस्टर बंद करो जल्दी से। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है मेरा। स्टूडेंट्स, राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना कब और कहाँ सर्वप्रथम की गई थी? जिसको आ रहा है हाथ खड़ा। बॉयज आवाज 1% भी नहीं, एकदम कीप साइलेंस। और एक बात ध्यान रखना, आप फाउंडेशन के स्टूडेंट्स हो तो अपने व्यक्तित्व से भी लगना चाहिए कि मैं किसी प्रशासनिक अधिकारी से बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं लगना चाहिए मुझे कि आगे नहीं बोलूँगा। हाँ, सबसे लास्ट बताओ। 1818 कहाँ की गई? दिल्ली, ठीक है। बताओ इसे राजस्थान में कब स्थापित किया गया? जिसको आ रहा है हाथ खड़ा। इसे राजस्थान में कब स्थापित किया गया? 32 ईस्वी में। मुख्यालय किसको बनाया? आवाज नहीं, आवाज नहीं, इसको बताने दो। मुख्यालय अजमेर। कौन से पद का सर्जन हुआ? नया पद बनाया गया था एक राजपूताना रेजिडेंसी का, एजीजी। पहला एजीजी पहला एजीजी, थोड़ा सोचो। पूरा याद नहीं है, शॉर्ट भी बता दे जो तेरे को याद है। पूरा नाम बताने की जरूरत ही नहीं है। कुछ मिस्टर करके था। बैठो, कोई बात नहीं। मिस्टर अब्राहम लॉकेट। स्टूडेंट्स बताओ, इस राजपूताना रेजिडेंसी का मुख्यालय किसी और को भी बनाया गया था, वो कब बनाया गया था और किसको बनाया गया था? माउंट आबू। बहुत बढ़िया, ठीक है। जल्दी से बताओ स्टूडेंट्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्सिस के तहत राजपूताना का हड़पा गया क्षेत्र, हड़पा गया क्षेत्र, हाँ जी बताओ। हाँ, ब्यावर, बहुत बढ़िया। हड़पी गई रियासत करौली। क्या करौली को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने अनुमति प्रदान की थी? ओके, जल्दी से बताओ 1857 की क्रांति के पहले
कौन सी बंदूक का प्रयोग होता था? ब्राउन बेस। इस बंदूक को प्रतिबंधित करके कौन सी बंदूक लाई गई? एनफील्ड राइफल्स। एनफील्ड राइफल्स का जो कारतूस था, सुनना अच्छे से, कारतूस जो था, उस कारतूस को बनाने हेतु फैक्ट्री स्थापित की गई थी। वो फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई? पीछे पे, हाँ, बहुत बढ़िया, सियालकोट में। ठीक है। क्रांति के कारण तो खूब थे, पर एक तत्कालीन कारण था, कौन बताएगा? क्रांति का तत्कालीन कारण। बहुत बढ़िया, बिल्कुल रटने की कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल सही है। गाय और सुअर की चर्बी से बना कारतूस, बहुत बढ़िया, यहीं तक पढ़ा था। जल्दी से बताओ, अधीनस्थ संध्या करने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था? अधीनस्थ संध्या, सबसे लास्ट। बहुत बढ़िया, चार्ल्स मेटकाफ। इसकी सहायता किसने की थी? कर्नल जेम्स टोड। ठीक है। वागड़ प्रदेश की रियासतों के साथ अधीनस्थ संधि किसने की थी? वागड़ प्रदेश की रियासतों के साथ अधीनस्थ संधि जॉन मेलकम। ठीक है। सर्वप्रथम अधीनस्थ संधि किसने की? जिसको आ रहा है हाथ खड़ा। सर्वप्रथम अधीनस्थ संधि करौली। करौली के राजा कौन थे? हरबख्श पाल सिंह। कौन थे? ओके, जल्दी से बताओ, हरबख्श पाल सिंह ने कब की थी? 9 नवंबर 1817। बहुत बढ़िया। ठीक है। अब जल्दी से बताइए स्टूडेंट, सहायक संधि को कंडक्ट किसने किया था? यानी लागू किसने किया सहायक संधि को? सबसे लास्ट। सर्वप्रथम सहायक संधि किस रियासत ने? ओके, रक्षात्मक एवं आक्रामक संधि। बैठो, जल्दी से बताओ स्टूडेंट्स कि सहायक संधियां करने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था? लॉर्ड लेक। बहुत बढ़िया, यानी जो पढ़ा अभी तक आपको अच्छे से याद है। अब बोर्ड पर देखिएगा स्टूडेंट्स और समझिएगा अच्छे से। नेक्स्ट आगे स्टार्ट करते हैं। तत्कालीन कारण लिख लिया? लिख लिया ना? अब भारत के संदर्भ में, आवाज नहीं रही, अब सुनो, भारत के संदर्भ में जो क्रांति हुई, उस भारत के संदर्भ की क्रांति के कुछ बेसिक पॉइंट्स लेंगे जो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। लिखो जल्दी से। 1857 की क्रांति के समय, गवर्नर जनरल कौन था रे? बोलो। बहुत बढ़िया, लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, क्रांति की तय तारीख 31 मई 1857। उसके बाद लिखोगे क्रांति के कौन से चिन्ह? प्रतीक चिन्ह कमल व रोटी। क्रांति के नेतृत्वकर्ता
कौन थे? बहादुर शाह, जफर द्वितीय। फिर लिखोगे क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 10 मई 1857। कौन सी छावनी से? मेरठ छावनी से। ये जो पॉइंट हमने पढ़े हैं स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, ये आपके भारत के संदर्भ में है। अब भारत के संदर्भ के पॉइंट भी आप अच्छे से ध्यान रखोगे। सर वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है या बोर्ड ऑफ कोर्ट है? सुन लो अच्छे से, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। देखो, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हो चाहे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो, बात एक ही है, समझे ना? कान चाहे इधर से पकड़ो, कान चाहे उधर से पकड़ो, पकड़ा क्या जा रहा है? कान। और याद रखिएगा, तुम भी भूपाल सिंह की तरह बातें कर रहे हो। कौन से सिंह? मेवाड़ के राणा थे भूपाल सिंह। उन्होंने एक बात कही थी एकीकरण के दौरान, मेवाड़ के राजा थे, तो उन्होंने कहा हमारा विलय किसी में नहीं होगा, जिसका विलय करना है हमारे में करो। मतलब इसको दूसरी बात में समझाऊं तो नमक कह रहा है कि मैं दाल में नहीं मिलूंगा, भले ही दाल मेरे में मिल जाए। अरे भाई, बात तो वही है, सही है कि नहीं है? तो ये बात छोटी सी है, इस बात को ध्यान रखें। तो सुनो स्टूडेंट्स, आप क्रांति पढ़ने से पहले और विद्रोह को याद करने से पहले भारत के कुछ बेसिक पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। इसके अंदर देखो, एक मेरठ विद्रोह आ रहा है राजस्थान में। याद रखना, राजस्थान में विद्रोह की जो शुरुआत होगी, क्रांति की जो शुरुआत होगी ना, याद रखना वो उसके पीछे जो रीजन होगा वो मेरठ होगा। कौन सा होगा? अब जब तुम्हें मेरठ के विद्रोह की तारीख ही नहीं पता है तो बताओ राजस्थान में विद्रोह की शुरुआत तुम्हें पता चलेगी क्या? हाँ, इस बात को ध्यान रखें। कमल के आगे रोटी है भाई। सुनो, तो ये पॉइंट हमने राजस्थान के संदर्भ, भारत के संदर्भ में लिखे हैं। अब कुछ बेसिक जानकारी हम राजस्थान के संदर्भ में भी लिखेंगे, और राजस्थान के संदर्भ में लिखने से पहले मैं अंग्रेजों का स्ट्रक्चर बताता हूँ, वो शासन को कैसे कंट्रोल करते थे और कैसे पूरे शासन को अच्छे से संचालित करते थे। तो सुनिएगा अच्छे से। भारत का अंग्रेजों के अंदर, ब्रिटिश शासन के अंदर सर्वे सर्वा जो अधिकारी हुआ करता था वो हुआ करता था गवर्नर जनरल। और पूरे भारत का गवर्नर जनरल कितना होता? एक। कितना होता? जस्ट लाइक आज के पद की बात करें तो राष्ट्रपति पद, पूरे भारत का राष्ट्रपति कितना होता है? ठीक है। अब स्टूडेंट्स, गवर्नर जनरल को धीरे धीरे ये आभास हुआ कि मैं हर क्षेत्र को अच्छे से नियंत्रित नहीं कर पा रहा हूं। तो गवर्नर जनरल ने क्या किया? राज्य स्तर पर यानी रियासतों के समूह पर एक अपना ही रिप्रेजेंटेटिव बिठाया, जिसका नाम था AGG, जो राज्य स्तर पर रिप्रेजेंट करता था किसको? गवर्नर जनरल को। तो देखो, सबसे बड़ा पद बना कौन सा? गवर्नर जनरल। देखते रहिएगा, मैं आपके सामने स्ट्रक्चर बना रहा हूं। सबसे बड़ा पद हुआ कौन सा? गवर्नर जनरल। और ये कौन से स्तर का होता था? आज की बात करें तो केंद्र यानी देश का एक। और क्रांति की बात चल रही है तो इसकी फुल फॉर्म भी लिख देते हैं, गवर्नर जनरल। और क्रांति के समय था लॉर्ड कैनिंग। ओके, नेक्स्ट सुनिएगा। इसी गवर्नर जनरल ने
राज्य स्तर पर अपना एक प्रतिनिधित्व बिठाया, प्रतिरूप बिठाया, जो कहलाता था एजीजी। और ये कौन से स्तर का हुआ करता था? राज्य स्तर का। अब राज्य में हम कौन सा पुताना, कौन सा थान पढ़ रहे हैं? तो सीधी बात, पहले तो एजेंट टू गवर्नर जनरल। और क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी जो था वो था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। अच्छे से सुनिएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स, अब राज्य की ही बात कर रहे हैं, राजपूताना की बात कर रहे हैं, तो राजपूताना के अंदर कितनी रियासतें थी? जल्दी से बताओ, बोलो कितनी थी? 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश। अब एजीजी को भी लगा कि मैं पूर्णतः 19 रियासतों पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं। तब इसी एजीजी ने अपना रियासत स्तर पर जो रिप्रेजेंटेटिव बिठाया वो कहलाया पॉलिटिकल एजेंट। क्या कहलाया? तो देखो, एजीजी का रिप्रेजेंटेटिव जो था कौन से स्तर पर था? अब बताओ, बोलो। रियासत स्तर पर, जो कहलाता था पीए, जिसको हम लिखेंगे पॉलिटिकल एजेंट। अब सुनिएगा अच्छे से, पॉलिटिकल एजेंट कौन से स्तर पर हुआ करता था? तो याद करो, 1857 की क्रांति, जगह जगह पर पॉलिटिकल एजेंट थे कि नहीं थे? तो देखो, क्रांति के समय पॉलिटिकल एजेंट कब कहाँ कहाँ बैठे थे? एक तो आप जहाँ बैठे हो, कौन से पुर में? कौन था? जल्दी से बोलो। क्रांति के समय मेक मोशन। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ो, कौन सा पुर? यानी मेवाड़। और मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था मेजर, बोलो, शावर्स। ओके। उसके बाद आगे बढ़ो, कोटा। कोटा का था मेजर बर्टन। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ो, कौन सा पुर? भरतपुर का था मॉरिसन। कौन सा सन? ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ो, रोही ही रोही, सिरोही का था जे डी हॉल। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ो, आपके जयपुर, कर्नल ईडन। कौन था? ईडन। अब सुनिए अच्छे से, ये आपके सामने अंग्रेजों के शासन व्यवस्था का एक स्ट्रक्चर हो गया। क्या हो गया? केंद्र स्तर यानी पूरे भारत का सर्वे सर्वा जो था वो क्या कहलाता था? गवर्नर जनरल को राज्य स्तर पर रिप्रेजेंट कौन करता था? और एजीजी को रियासत स्तर पर रिप्रेजेंट जो करते थे। तो एक बात बताओ, अब इस चीज को हमने अच्छे से डायग्राम के रूप में पढ़ा तो 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन ये भी पता चला, राजस्थान का एजीजी कौन ये भी पता चला, और रियासत स्तर पर जो बैठते थे पॉलिटिकल एजेंट ये भी पता चला, प्लस साथ में शासन व्यवस्था का एक चार्ट भी बन गया। समझ में आया कि नहीं आया? तो सुनो, ये तो हम गवर्नर जनरल को तो लिख ही लिया, ये था भारत के संदर्भ में। अब राजस्थान के संदर्भ में जो पॉइंट है पहले बोर्ड पर देखो और आप भी साथ में रिपीट करोगे। अब मैं यहां पर लिख रहा हूं किसके संदर्भ में? सबसे पहले तो राजस्थान के संदर्भ में।
पहला ही पॉइंट, 1857 की क्रांति के समय राजपुताना का एजीजी कौन था रे? अभी लिखा हमने जॉर्ज पैट्रिक। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, क्रांति की शुरुआत कौन से बात से हुई थी? ओके, नसीराबाद छावनी। कब हुई थी बोलो? 28 मई 1857। सुनते रहिएगा, अभी ये सभी चीजें मैं समझाऊंगा आपको। फिर लिखोगे क्रांति का नेतृत्व करता, कहाँ का? राजस्थान में। वो थे कुशाल सिंह चंपावत। नेक्स्ट सुनिएगा, क्रांति की देवी किसको कहा गया? सुगाली माता को। नेक्स्ट सुनिएगा, क्रांति के समय सैनिक छावनियां कितनी थी? 6। नाम लिख रहा हूं मैं यहां पर। पहली कौन सी? नसीराबाद। ओके, सेकंड कौन सी? नीमच। थर्ड कौन सी? देवली। फोर्थ कौन सी? एरिनपुरा। फाइव्थ कौन सी? और सिक्स्थ कौन सा वाड़ा? सुनिएगा अच्छे से। नसीराबाद की बात करूं तो वर्तमान फिलहाल कौन से मेयर में है? ब्यावर अगर जिला बन गया तो शायद नसीराबाद भी हिल सकता है। और ब्यावर अभी तो लिखेंगे हाल ही, फिलहाल में तो कहाँ है? फिर खुद को लिखेंगे कि ब्यावर कहाँ है? ब्यावर खुद में है जिला। समझ में आया कि नहीं आया? नीमच तो ऐसे ही याद रखिएगा, जिले बनने से इतिहास भी प्रभावित होगा, क्रांति भी प्रभावित होगी। सुनो, नीमच वर्तमान में कहाँ? देवली कहाँ? टोंक। एरिनपुरा कहाँ? पाली। ब्यावर कहाँ? अजमेर। और खेरवाड़ा कहाँ? बोलो। बहुत बढ़िया। अब सुनो, यहीं पर मैं बात बता देता हूं। नसीराबाद छावनी के अंदर विद्रोह भी होगा और नसीराबाद छावनी के सैनिक क्रांति में भाग भी लेंगे। नीमच छावनी में विद्रोह भी होगा और क्रांतिकारी क्रांति में भाग लेंगे। देवली में विद्रोह भी होगा और क्रांतिकारी यानी इसके सैनिक क्रांति में भाग लेंगे। एरिनपुरा छावनी में विद्रोह होगा और इसके भी सैनिक क्रांति में क्या लेंगे? अब सुनो क्या आया। ब्यावर छावनी में ना तो विद्रोह हुआ और ना ही इसके सैनिकों ने क्रांति में भाग लिया और ना ही ऐसी की ऐसी स्थिति रही किसमें? खेरवाड़। ना तो छावनी में विद्रोह हुआ और ना ही इसके सैनिकों ने क्रांति में। तो देखो स्पेसिफिक कितनी बन गई। अब तक तो एग्जामिनर ने यही पूछा है कि निम्न में से कौन सी दो छावनियों ने क्रांति में भाग। सवाल इसको लैंग्वेज ही बनाकर ये भी पूछ सकता है कौन सी छावनियों में विद्रोह नहीं हुआ। कितनी में? ब्यावर, खेरवाड़ा। तो बताओ 6 में से स्पेसिफिक कितनी बन गई? और इनके आगे हम लिख देंगे क्रांति में भाग नहीं लिया, नहीं लिया।
अब सुनिए अच्छे से। एक तो साला बोट बहुत नीचे है, ऊपर ले ले। अच्छा, ऐसे बोल रहे हैं साले जैसे मेरे बस की बात हो। हाँ, कल तो तुम बाहर निकलोगे, फॉर्च्यूनर निकलेगी, कहोगे सर ले लो, पापा के कह रहे थोड़े ही है, बिक जाएंगे वो। सुनो अच्छे से, अब सुनो, ये सामान्य जानकारी है। नेक्स्ट सुनिएगा स्टूडेंट्स, इसके बाद सीधा आपको ये स्ट्रक्चर पहले माइंड में रखना है, जिससे एजेंट टू गवर्नर जनरल से लेकर पॉलिटिकल एजेंट आपको क्रांति के समय क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे, और साथ ही साथ में अंग्रेजों की संचालन और शासन व्यवस्था भी पता चल जाएगी। अब यहीं पर देखो, पॉलिटिकल एजेंट को रियासत स्तर पर कोई भी चीज की नीडेड होगी तो ये किससे मांगेगा, बोलो। और एजीजी को राज्य स्तर पर कोई भी चीज की नीडेड होगी तो किससे मांगेगा। समझ में आया कि नहीं आया? इस बात को अच्छे से ध्यान रखोगे। जल्दी से ये चीज लिखो। अच्छा, ये तो लिख ली, ये लिखो पहले। जल्दी से लिख लीजिए स्टूडेंट्स। ब्यावर और खेरवाड़ा को बढ़िया एरो में बंद करके आगे लिख देना, क्रांति में भाग नहीं लिया। लिख लिया, ये लिख लिया, लिखो आराम से।
लिख लो जल्दी से। लिख लिया सभी ने? लिखो जल्दी से लिखो। उसके बाद वही अगर डायग्राम के रूप में बनाना चाहते हो तो ये डायग्राम बना लीजिए, और डायग्राम नहीं बनाना चाहते हो तो AGG लिखा हुआ है, क्रांति के समय पॉलिटिकल एजेंट लिख के सीधे नाम लिख दो, और डायग्राम बनाओगे तो आपके सामने एक स्ट्रक्चर रहेगा। जल्दी से लिखिए। आप में से वो स्टूडेंट्स हाथ खड़े करो जो पहली बार प्रिपरेशन करना प्रारंभ किया इसी बैच में, कि सर हाँ मैंने तो पहली बार ही स्टडी मतलब कंपटीशन की स्टार्ट की है। पूरा हाथ खड़ा करो। हिस्ट्री पहली बार ही पढ़ रहे हो राजस्थान की लगभग लगभग? ओके। और वो स्टूडेंट्स हाथ खड़े करो कि सर
हम तो ठोकरे काफ़ी खाए हुए हैं, मतलब एक दो बार कंपटीशन की तैयारी की है। हाथ खड़े करो वो स्टूडेंट्स, बिल्कुल ओके। चलिए, ये लिख लिया? अरे लिख लिया ना सभी ने? ओके, चलो जल्दी लिखो जो लिख रहे हैं, लिखो जल्दी से लिखो। लिख लिया? लिख लिया ना? फुल्ली रजिस्टर को बंद कर दो, आवाज मत करो। देखो मैं पहले कह रहा हूं, मैं स्टूडेंटों को कभी सहन नहीं करता और पढ़ाने के साथ मैं कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करता, इस बात को ध्यान रखना। पहले बोल रहा हूं, जैसे आपकी बेच की तारीफ की गई है वैसे ही बने रहे, और साला कोई गद्दार निकला तो उसे सुधारना भी मुझे आता है, इस बात को ध्यान रखना। बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं, ईच एंड एवरी बैच के अंदर मेरी क्लास सिर्फ डिसिप्लिन के नाम से ही जानी जाती है, ये बात कान खोल के सुन लेना। स्टडी के समय आप भी ध्यान रखें, यहाँ पर आप बैठे हो तो सिर्फ आप ही नहीं बैठे हो, आपके साथ आपके फैमिली के सपने तक है, यहाँ पर माता पिता के सपने हैं आपके साथ। आप घर के अंदर बड़े बेटे हो, बड़े हो, तो आपकी छोटी सिस्टर के सपने, आपके छोटे भाई के सपने हैं आपके साथ, टूटने मत देना उनको। और यहाँ पर बैठे हो तो घर के अंदर माता पिता यही सोच रहे हैं कि मेरा बेटा मेरी बेटी प्रिपरेशन कर रही है, अब कुछ ही दिनों की बात है, उसका सिलेक्शन हो जाए तो हो जाएगा, तो सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। एक मिनट के लिए सोचो स्टूडेंट्स, जब उनके पास तुम्हारा रिजल्ट जाएगा, उनके सपने चूर चूर होंगे कि नहीं होंगे, इस बात को ध्यान रखें। इसलिए एक ये क्लास का रूल्स बना ले। आप फाउंडेशन के स्टूडेंट्स हो, मैं पहले बोल रहा हूँ, आप में और दूसरे बैच में रात दिन का अंतर होना चाहिए। आप बाहर भी निकलो ना तो दूसरे बैच वालों को ऐसा लगना चाहिए कि यार ये स्टूडेंट्स गजब है, यानी अपने व्यक्तित्व से भी आप में अधिकारी के क्या होने चाहिए, गुण होने चाहिए। इस बात को विशेष कर ध्यान रखें। और क्लास के समय में तो एक रूल्स बना लो कि 6 घंटे या 4 घंटे जो क्लास चलती है, ये 4 घंटे मेरे ही नहीं, मेरे आने वाले कल के हैं और मेरे फैमिली के, मेरे माता पिता के सपनों से जुड़े हुए हैं। मैं अपने साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता हूँ पर पिता और माता के सपनों के साथ नहीं। 4 घंटे स्टडी मीन्स स्टडी, समझ में आया कि नहीं आया, इस बात को विशेष कर ध्यान रखें। अब जो बात पूछ रहा हूं सीधा बताओ स्टूडेंट्स, क्रांति को सीधा याद करना चाहोगे विद्रोह को, या सीधे पॉइंट लिखाकर कॉपी में राइट ऑफ करवा दूं? बोलो, याद करना चाहोगे? पक्की बात? यानी पहले समझना चाहोगे, समझने के बाद जो चीज समझ में आई उसी को कॉपी में राइट ऑफ करना चाहोगे। और रूल्स यही रखना कि जो चीज समझ में आई उसी को कॉपी में राइट ऑफ करना, वरना रजिस्टर तो हम पहली क्लास से भरते आ रहे हैं पर दिमाग आज भी खाली का खाली। अब स्टूडेंट्स, अभी बता रहा हूं और अभी सब आप बैठे हो, आपके रजिस्टर फजिस्टर सब बंद है, बोर्ड पर देखो। आप पूरे विद्रोह को और पूरी क्रांति को 80% मुंह पर याद करोगे और अच्छे से बोलोगे भी। बस टर्म्स और कंडीशंस यही है कि पूरे कॉन्सेंट्रेट के साथ आप तो सिर्फ बोर्ड पर देखते रहो, जो चीज चल रही है उसको समझते रहो। अब मैं शुरू कर रहा हूं प्रमुख विद्रोह, और प्रमुख विद्रोह में सबसे पहले मैंने शब्द बोला है प्रमुख विद्रोह, और प्रमुख विद्रोह में सबसे पहले किसका, फिर किसका, फिर किसका और फिर किसका?
ब्यावर खेरवाड़ा में हुआ ही नहीं, तो ये छावनियों के सबसे पहले कहलाएंगे प्रमुख विद्रोह। तो सुनो, क्रांति की शुरुआत हमने क्या लिखा? नसीराबाद से हुई। तो सबसे पहले विद्रोह भी कहाँ का लेंगे? अब बोर्ड पर देखो अच्छे से, और जो जो चीजें हैं वो अच्छे से हम अब प्रैक्टिकल करेंगे। स्टूडेंट्स, ये है हमारा कौन सा थान? राजस्थान नहीं है ये है हमारा कौन सा थान? राजस्थान। सुनते रहिएगा। अंग्रेजों का स्थायी मुख्यालय जो था, कौन सा मुख्यालय? स्थायी मुख्यालय राजपुताना रेजिडेंसी का जो था वो कौन सा मेयर था? बोलो। ओके, अब पहले सुनो और समझो। अजमेर को स्थायी मुख्यालय क्यों बनाया गया? क्योंकि अजमेर में अंग्रेजों के क्या थे? अस्त्र शस्त्र, तोपे, बारूद, और अंग्रेजों का जितना कितना भी क्या था वो कहाँ संग्रहित था? अजमेर में। इसलिए अजमेर को बनाया स्थायी मुख्यालय। समझ में आया कि नहीं आया? पर याद करो, 1845 में जैसे ही ग्रीष्म ऋतु आती तो गर्मियों के सीजन में एजीजी और उसके पॉलिटिकल एजेंट कहाँ चले जाते? बोलो। ओके, यहाँ पर है हमारा कौन सा आबू? माउंट आबू। देखते रहिए आप। अब सुनो अच्छे से एक बात और, तुम्हें विद्रोह पढ़ने से पहले तुम्हें ये स्ट्रक्चर भी तुम्हारे माइंड में होना चाहिए कि पॉलिटिकल एजेंट को कोई भी चीज की जरूरत होगी तो वो किससे मांगेगा? एजीजी को कोई भी चीज की जरूरत होगी तो किससे मांगेगा? स्ट्रक्चर माइंड में है ना? अब सुनो स्टूडेंट्स, यहां पर देखिए, राजस्थान में, सॉरी भारत में क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? कहां से हुई? और क्रांति की तय तारीख क्या थी? इसका मतलब ये भारत की क्रांति में आप पढ़ोगे तो भी मैं थोड़ा बता देता हूं। कुछ व्यक्ति थे जो बड़े परेशान हो गए थे अंग्रेजों की नीतियों से, तो उन व्यक्तियों ने राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजों का विरोध करने के लिए, क्रांति शुरू करने के लिए एक तारीख तय की। वो तारीख कितनी थी? और गोपनीय रूप से इस क्रांति का प्रचार प्रसार करने के लिए प्रतीक चिन्ह जो बनाया, किसको बनाया? ताकि अंग्रेजों को पता नहीं चले। और प्रचार प्रसार किया गया किसका? क्रांति का। और प्रचार प्रसार में ये कहा गया कि हम सब मिलकर अंग्रेजों का विरोध कब प्रारंभ करेंगे? पर देखो, जब ठोकने की बात आती है तो भारतीयों से कंट्रोल नहीं होता, तारीख तय नहीं होती। अब ठोकने की तारीख कितनी तय की? कंट्रोल हुआ नहीं। 10 मई को ही बंदोली निकाल दी, कहाँ? मेरठ में। तो देखो तय तारीख कितनी, शुरुआत कब हो गई, कहां से? अब सुनो और समझो अच्छे से। अब यहां पर आंखें फाड़ कर देखो, महीना कौन सा है? बोलो। मई के महीने में मैं आपको पूछता हूं, सर्दी पड़ती कि गर्मी? बोलो। ठीक है, बताओ, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस और उसके पॉलिटिकल एजेंट हमें कहां मिलेंगे? अजमेर या फिर कहां मिलेंगे? बहुत बढ़िया। सुनो, मई के पहले भी ले लेते हैं
अप्रैल के आसपास महीना था। अप्रैल के महीने में भी क्या होती है, तो लॉरेंस बैठा था कौन से, आबू, और अपने साथ थे इसके पॉलिटिकल। ओके, बस अब सुनो, एक छोटी सी कहानी सुनना, छोटी सी कहानी सुनना और समझना अच्छे से। मैंने कहा ना, कभी भी रट्टा सिस्टम मत अपनाओ, चीजें समझोगे तो हमेशा याद रहेगी, उसका प्रतिरूप बनाओ। सुनो स्टूडेंट, सपोज कीजिए हमारे मामा की शादी तय हुई। किसकी? और मामा जी ने मम्मी को फोन किया और फोन करके कहा, बहन मेरा विवाह तय हुआ है और मैं चाहता हूं कि तू शादी के 10 दिन पहले कहाँ आए, गांव आए और अच्छे से काम हम संभाले। मम्मी बड़ी खुश हुई। मम्मी ने कहा 10 दिन की कहाँ जरूरत, मैं तो 15 दिन पहले आ जाऊंगी। मम्मी बड़ी खुश हुई। मामा जी ने भी कहा ठीक है आप आ जाना। फोन रख दिया। अब मम्मी ने हमें बुलाया, क्या इधर आओ मरो, तुम्हारे मामा जी की क्या तय हुई है, शादी। अब मम्मी तो खुश है ही है, हम डबल खुश कि कहाँ जाएंगे, नाने रहे। और आपको पता है बचपन के अंदर ननिहाल जाने की खुशी किसको नहीं हुआ करती थी। जब इतने से टिंगर थे ना हम, जिस दिन हमें पता चल जाता कि मम्मी कल कहाँ जा रही है, पूरी रात मम्मी के पास सोए रहते हैं, हाथ पकड़ के सोते कि कहीं सुबह उठकर अकेले नहीं चली जाए। ये बिल्कुल एक बचपन की कुछ यादें होती ना, वैसे ही। तो सुनो, शादी तय हुई, शाम को पापा जी आए। पापा को मम्मी ने कहा मेरे भाई की शादी तय हुई है। पापा ने कहा अच्छो की बात है। तो पापा बताओ, पापा के लिए मामा क्या लगेंगे, साले। और साले साले होते हैं। अगर भरोसा नहीं हो तो देख लेना तारक मेहता का, उसमें जेठालाल ने सुंदर के नाम जो मोबाइल में ऐड कर रखे पनौती के नाम से, फैक्ट है ना। तो मस्त रहो। पापा ने कहा छोकी बात है, तेरे भाई का घर बस जाएगा। तो कहा वो सब ठीक है, मैं जा रही हूं कितने दिन पहले, आप कब आओगे। तो पापा ने कहा आने का, तो मन में कहा, बोल कर नहीं कहा, मन में कहा आने का तो मन ही नहीं है, पर करे क्या, आना तो पड़ेगा, मैं कितने दिन पहले आ जाऊंगा। ठीक है। अब पापा ने बोल दिया मम्मी आ गई, बताओ कहाँ, ननिहाल, हमें लेकर। अब शादी का घर है तो स्टूडेंट्स आपको भी पता है खुशियाँ तो अपरंपार होती है। डीजे जो है वो तो शादी के एक दिन पहले लगता है, पर वो साढ़े स्पीकर लगा करता है, धमचिक धमचिक तो शुरू 7 दिन पहले ही हो जाता है। फैक्ट ठीक नहीं है। अब सुनो, दिन ज्यू ज्यू कम पड़ते जाते हैं, सेलिब्रेशन भी तगड़ा होता है। स्टूडेंट्स कितने दिन बचे अब, पापा अभी तक, मम्मी ने फोन लाया, आया को नहीं। हाँ, राजस्थानी लैंग्वेज का भी हमें नॉलेज होना चाहिए। क्या आए ही नहीं आप। तो पापा ने कहा कि सुन, हमारे यहाँ कॉलोनी में और शहर में हो रही है चोरियां, और हमारे घर पर पड़ा है 2-3 करोड़ केस और 10 किलो सोना, जो हालांकि है ही नहीं, सिर्फ सोचना है। इसको छोड़कर कैसे आऊं, ये बात बताई। तो मम्मी ने कहा एक काम करो, तुम आओ ही मत, वहीं रहो, खजाना लूटना नहीं चाहिए, सुनते रहो। पापा ने कहा नहीं, आना तो पड़ेगा, मेरे सगे साला जी है और एकमात्र है, आना तो पड़ेगा। तो पापा ने कहा मैं बड़ी बंदोली के दिन आ जाऊंगा। ओके, बड़ी बंदोली के दिन आ गए पापा। अब मम्मी डबल खुश, हम ट्रिपल खुश, क्योंकि डीजे पर धमाधम फ्लोर को सजा रहे हैं। हाँ, अब कूद रहे, नाचना तो किसको आता है, बस कूद रहे हैं, बढ़िया खुश है।
मम्मी खुश है, हम खुश है, पर पापा पापा वहां बैठे हैं पर उनका दिमाग घुसा हुआ है कहाँ? अलमारी में, कि कोई तोड़ नहीं दे। उसी दरमियान स्टूडेंट पड़ोसी का फोन आता है पिताजी के फोन पर, और पड़ोसी कहता है चोरी हो गई। अब डीजे बज रहा था तो आवाज आई नहीं, तो पापा ने कहा 1 मिनट रुक, मैं साइड में जाऊं, पर पापा ने बांग तो वहीं पर मेल दी, रोने लग गए। एक तरफ गए तो अंदर पड़ोसी ने कहा आप क्यों रो रहे हो? कहा तूने ही तो कहा चोरी हो गई। तो पड़ोसी ने कहा आपके घर पर थोड़ी हुई। तो पापा ने कहा कमीन, पहले बोलना चाहिए तुझे, मैंने तो सोचा मेरे घर पर हुई है। कहा नहीं, आपके घर पर नहीं हुई है, हमारे जस्ट कॉलोनी के पास वाली कॉलोनी में क्या हुई? चोरी। पर पापा घबराए कि नहीं घबराए? अब सुनो, पापा ने उस पड़ोसी को कहा एक काम कर भाई, कि क्या? कि मैं कितने दिन बाद आऊंगा, तू एक काम कर, तेरे और मेरे घर के कहा, अरे बीच में क्या दीवार तोड़वाओगे? अगर दोनों घर जुड़े हुए हैं तो क्या बीचों बीच? घर के आगे तू सो जा, मैं आकर तुझे 1 दिन के कितने 1000 दूंगा। अब सुनो अच्छे से और समझो, ये बात जो थी खत्म, और इसी बात में तुमने एक बहुत बड़ा विद्रोह याद कर लिया। सुनो अब, पापा कहाँ है? ननिहाल। कहाँ है? खजाना बताओ कहीं और पड़ा कि नहीं पड़ा? पापा ने ननिहाल में होते हुए सुरक्षा का इंतजाम किया कि नहीं किया? बोर्ड पर देखो, राजपुताना का सर्वे सर्वा अधिकारी एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस कहाँ है? खजाना कहाँ पड़ा है? तो लॉरेंस को भी चिंता हो रही थी कि खजाना कहीं अजमेर में लूट नहीं जाए, कोई क्रांतिकारी या कोई सैनिक लूट नहीं ले, इसलिए मुझे सुरक्षा बढ़ा देनी चाहिए। कौन से मेर की? अब सुनो, लॉरेंस ने माउंट आबू में रहते हुए अजमेर की सुरक्षा का इंतजाम कैसे किया? सुनना। लॉरेंस ने स्टूडेंट संपर्क किया गवर्नर जनरल से। अच्छा, संपर्क किया किससे? बोलो किससे? अरे बोलो, कैनिंग से। किसी के पास स्कूटी नहीं हो तो आवाज सुन लेना। हाँ, रुकवाओ इसको। तो सुनिएगा स्टूडेंट्स, गवर्नर जनरल कौन? कैनिंग। अब राजपुताना का सर्वे सर्वा अधिकारी कौन? बोलो। मैंने आपको कहा था ना, एजीजी को कोई भी चीज की नीडेड होगी तो वो किससे मांगेगा? अब सुनो, पत्र व्यवहार करेगा कौन? लॉरेंस। अब मैं आपको शॉर्ट में समझाने के लिए बोलूंगा, फोन किया। क्या किया? और फोन जहां पर बोलूं समझ लेना, क्या भेजा? पत्र भेजा या सूचना दी। तो सुनो, लॉरेंस ने फोन किया किसको? और कैनिंग को फोन करके कहा कि मैं उपस्थित हूं कहाँ? माउंट आबू में। तो कैनिंग ने कहा तू उधर क्या करता? अंग्रेज हिंदी सीख गए थे स्टूडेंट्स। क्या सीख गए थे? देखो, अंग्रेजों को हमारी भाषा का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था, तो भी उन्होंने 250 वर्षों तक क्या कर लिया? शासन। और स्थानीय लैंग्वेज हमारी सीख गए थे। और हम आज 10 किताबें इंग्लिश की पढ़कर कहते हैं हिंदी आती नहीं है। वाह रे वाह अंग्रेजों, 10 किताबें पढ़कर तुम तो बड़े अंग्रेज हो गए। और वो जो बोलकर कह रहा है, देखो किस में बोलकर कह रहा है? हिंदी में। कि आप हिंदी में पढ़ाते हो, समझ में नहीं आता। तो सुनो, एक बात कान खोल के सुन लेना, कितने भी बड़े अधिकारी बन जाओ,
कितना भी बड़ा हायर क्वालिफिकेशन ग्रहण कर लो, अपनी संस्कृति और अपनी राजकीय भाषा के साथ, क्षेत्रीय भाषा के साथ कभी भी खिलवाड़ मत करना। उसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है, वही हमारी पहचान है। समझ में आया कि नहीं? अब मैं ये नहीं कहता कि इंग्लिश लैंग्वेज नहीं सीखनी चाहिए, सीखनी चाहिए, पर अपनी क्षेत्रीय भाषा को भी भूलना नहीं चाहिए। तो बोर्ड पर देखो, लॉरेंस ने सीधा कहा कि मैं माउंट आबू उपस्थित हूं, खजाना पड़ा है कहां, और मुझे चिंता हो रही है अजमेर में खजाने की कि कहीं लूट नहीं जाए। तो कैनिंग ने कहा बताओ मैं क्या करूं? तो कहा आप एक काम करो, एक बटालियन भेज दो। क्या भेज दो? जिससे मैं सुरक्षा बढ़ा दूं। किसकी? कैनिंग ने कहा ओके, मैं क्या भेज रहा हूं? एक बटालियन। अब सुनो, बटालियन जो आई थी कौन से मेयर बोलो? उस बटालियन का नाम था 15वीं बंगाल बटालियन। देखते रहो एक बार, 15वीं बंगाल बटालियन। अब बताओ कौन सी बटालियन आ रही है? ये 15वीं बंगाल बटालियन आ रही थी कौन से मेयर की तरफ? तब रास्ते में आया रट ही रट। बोला था ना राजस्थान में क्रांति के पीछे हाथ था किसका? बोला था। तो सुनते रहो, 15वीं बंगाल बटालियन कहां पहुंची? काफी दिनों तक रुकी थी कहां? और मेरठ में स्थिति जो बनी हुई थी वहां बड़ी खतरनाक स्थिति बनी हुई थी। फिर मेरठ से वापस रवाना हुई और 15वीं बंगाल बटालियन आ गई कौन से मेयर? इस 15वीं बंगाल बटालियन को लॉरेंस ने चारों तरफ अजमेर में क्या कर दिया? तैनात, और सुरक्षा बढ़ा दी किसकी? ओके। अब लॉरेंस अभी भी कहां है? अब सुनो, तारीख थी 10 मई 1857। मेरठ के अंदर हमारे हिंदू और मुस्लिम सैनिक जो थे उन्होंने 10 मई को क्या कर दिया? क्या कर दिया? और विद्रोह करके मेरठ छावनी को लूट लिया, और जितने कितने भी अंग्रेज थे उनको मौत के घाट उतार दिया। यानी 100 बातों की एक बात, 10 मई को विद्रोह हुआ कौन से? रठ में। अब मेरठ में जब विद्रोह हुआ तो मेरठ विद्रोह की सूचना पहुंची किसके पास? किसके पास? तब कैनिंग ने सोचा कि मेरठ में विद्रोह हुआ तो हुआ, पर यहां ही से एक बटालियन गई कौन सी? कहां गई? अजमेर में हमारा क्या पड़ा है? क्या पड़े है? क्या पड़े है? कहीं ये 15वीं बंगाल बटालियन विद्रोह की भावना से नहीं गई हो कौन से मेयर, और कहीं वहां पर जाकर क्या नहीं कर दे? इसकी सूचना मुझे जल्द से जल्द पहुंचानी होगी किसको? AGG जॉर्ज पैट्रिक, क्योंकि वो सर्वाधिकारी था। तो बताओ कैनिंग ने सूचना पहुंचाई किसको? लॉरेंस को। लॉरेंस को सीधा कहा कहां है? तो कहा मैं माउंट आबू में हूं। तो कहा तू मर जाएगा। क्या कहा? मर जाएगा। कहा नहीं मरेगा, इधर ठंडी पड़ता, गर्मी नहीं पड़ता। तो कैनिंग ने कहा साले गर्मी ठंडी से नहीं। सुनो अब वापस, ये थोड़ी सी चुटकुले वाली बात हो गई। कैनिंग ने कहा कि लॉरेंस मेरी बात अच्छे से सुन। क्या बताइए? तो कहा कि मेरठ में क्या हो चुका है? विद्रोह, और मेरठ के रास्ते से ही आई है कौन सी बटालियन? जो है कहां तेरे? मुझे लगता है ये बटालियन भी विद्रोह की भावना से आई है। अजमेर में विद्रोह होना इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरी। तो अब सुनो स्टूडेंट्स, ये मेरठ विद्रोह की सूचना
और जानकारी लॉरेंस को जो मिली थी कहां मिली थी? बोलो। ये सवाल अभी वीडियो के पेपर में पूछा था और लैंग्वेज इक्वेशंस था और स्टूडेंटों को लैंग्वेज में फंसाया। सवाल सुनना। सवाल था, राजस्थान में 1857 के क्रांति की शुरुआत के समय एजीजी लॉरेंस का मुख्यालय कहां था? बोलो, कहां था? कहां था रे? बहुत बढ़िया। वहां ए ऑप्शंस में दिया रोही ही, सॉरी, ए ऑप्शंस में दिया मेर ही मेर और सी ऑप्शंस में था माउंट। छोरे घबरा गए कि दोनों ऑप्शंस में पड़े, क्या करें? आधे छोरे ठोकर आए अजमेर, क्योंकि उसने लैंग्वेज इक्वेशंस बनाकर छोरों को फंसा दिया। आपको कंफ्यूज होना ही नहीं है, और कंफ्यूज हो भी जाओ तो एक पॉइंट याद करो। मई के महीने में शुरुआत कब हुई? मई में। मई के महीने में सर्दी पड़ती, गर्मी, और गर्मियों के सीजन में मुख्यालय कहाँ होता? बस। पर उसने अजमेर देकर सभी छोरों को क्या कर दिया? कंफ्यूज। तो सुनो, अब बताओ, लॉरेंस को मेरठ विद्रोह की सूचना कहाँ मिली? और उसे यह भी कहा गया कि 15वीं बंगाल बटालियन विद्रोह कर सकती है कहां? तो अब अजमेर की सुरक्षा की और भयंकर चिंता हुई किसको? तो लॉरेंस पहले तो माउंट आबू से आया कहां? और अजमेर आकर अब सुरक्षा का इंतजाम करने लगा किसका? अजमेर में पड़े खजाने, अस्त्र शस्त्र सभी का। तो लॉरेंस के एक परम मित्र थे, कोई और नहीं, हमारे जोधपुर के राजा, जिनका नाम था तखत सिंह। बोलो, क्या नाम था? तखत सिंह को पत्र भेजा किसने? और कहा कि तखत सिंह जी, हमें आपकी सैनिक सहायता चाहिए। किसकी सुरक्षा है? तो पत्र गया किसके पास? और तखत सिंह ने बिल्कुल अजमेर की सुरक्षा हेतु स्टूडेंट सेना भेजी, और सेना जो भेजी वो अपने एक सेना नायक कुशाल राज सिंघवी के नेतृत्व में भेजी। बोलो, किसके? अब बताओ, कुशाल राज सिंघवी सेना लेकर कहां पहुंचा? लॉरेंस ने चारों तरफ तैनात कर दिया किसको? कुशाल राज सिंघवी को। लॉरेंस को लगा कि अभी भी अजमेर की सुरक्षा का इंतजाम नहीं हुआ। तब लॉरेंस ने स्टूडेंट्स मैसेज भेजा, कौन से? वर, ब्यावर मैसेज भेजा, और ब्यावर से लॉरेंस ने अजमेर की सुरक्षा हेतु कौन सी जाति, मेर जाति की कितनी सैनिक टुकड़ियां बुलाई? 2 सैनिक टुकड़ियां बुलाई स्टूडेंट्स। कौन से? मेर, अजमेर। तो बताओ, अजमेर की सुरक्षा हेतु ब्यावर से कितनी टुकड़ियां गई? कौन सी जाति की? अब देखो, अजमेर की सुरक्षा हेतु अब लॉरेंस ने कितनी बटालियंस यानी टुकड़ियां बुला दी? 3। एक तो कहां से? किस राजा से? किसको भेजा? 2 कहां से आई? कौन सी जाति की? अब लॉरेंस को लगा कि सुरक्षा हो गई किसकी, पर मुझे यहां से हटाना है। अब कौन सी बटालियन को? तो अब लॉरेंस ने क्या किया, सुनना। 15वीं बंगाल बटालियन के सैनिकों को एक दिन खेत के अंदर क्या, ऐसे ही दिन में धूप के अंदर भयंकर काम करवाया। सैनिक थके दोपहर में, तो सैनिकों को कहा कि आप जाओ, खाना आना खाओ और क्या करो, आराम, शाम को हम वापस मिलते हैं। अब सैनिक थके हुए थे, सैनिक गए, खाना खाया और आराम करने लग गए। जब आराम कर रहे थे सैनिक, तब सैनिकों ने सबने अपने हथियार एक तरफ रख दिए। लॉरेंस आया और लॉरेंस ने अपने सैनिकों को कहा कि ये जब्त कर लो, क्या? हथियार। अब 15वीं बंगाल बटालियन के
सैनिकों के क्या जब्त कर लिए? हथियार। अब सैनिक उठे तो आगे खड़ा था कौन? लॉरेंस। और लॉरेंस ने कहा कि तुम्हारा अजमेर में अब कोई भी काम नहीं है, हम आपको भेज रहे हैं कौन से बाद? अरे बोलो, नसीराबाद भेज रहे हैं। तो जल्दी से बताओ, 15वीं बंगाल बटालियन को अजमेर से स्थानांतरित कर कौन से बाद भेजा? कौन से बाद भेजा? और नसीराबाद में पहले से ही तैनात थी, बोलो कितवी? 30वीं बंगाल बटालियन। अब कितनी हो गई? बोलो, सुनते रहो आप अच्छे से। अब 15वीं बंगाल बटालियन कहाँ आ गई? क्यों भेजा? क्योंकि लॉरेंस ने सोचा कि अगर 15वीं बंगाल बटालियन विद्रोह करे तो कहीं और करे, अजमेर में खजाना सेफ का सेफ रहे। अब सुनो स्टूडेंट्स, लॉरेंस चुप नहीं बैठने वाला। लॉरेंस ने नसीराबाद में एक और बटालियन थी जिसका नाम था बम्बई लांसर्स। बोलो क्या नाम था? लॉरेंस ने संदेश भेजा किसको? बम्बई लांसर्स को, और कहा कि तुम्हें गश्त लगानी है कौन सी बटालियन पर? 15वीं बंगाल बटालियन पर। अब गश्त का मतलब समझो। गश्त का मतलब समझे? नजर रखनी है। इनकी एक्टिविटी पर क्या रखो? नजर। ये क्या कार्य कर रहे हैं इस पर ध्यान रखो, और इनको प्रताड़ित करके पूछो कि ये किस भावना से अजमेर आई थी। अब बताओ, 15वीं बंगाल बटालियन पर गश्त लगा रही थी कौन सी बटालियंस? बम्बई लांसर्स। कौन लगा रही थी? कौन लगा रही थी गश्त? ओके, बम्बई लांसर्स गश्त लगाती रही 15वीं बंगाल बटालियन पर। लॉरेंस ने वापस पूछा किसको? बम्बई लांसर्स को, कि सच बोली क्या कौन सी बटालियन? तब लांसर्स ने कहा ये तो कुछ भी बता नहीं रहे। तब लॉरेंस ने कहा कि 15वीं बंगाल बटालियन का दमन करने हेतु मैं शुद्ध अंग्रेजों की टुकड़ी बुलाऊंगा और दमन करवाऊंगा। किसका? मुझे हिंदू और मुस्लिम सैनिकों पर भरोसा नहीं है। तो सुनो, लॉरेंस ने 15वीं बंगाल बटालियन का दमन करने हेतु फोन किया। कहाँ कहाँ किया? और डीसा कौन सी रात में है? और यहां से बुलाई शुद्ध अंग्रेजों की टुकड़ी, जिसको आप बोल सकते हो कौन सी टुकड़ी? और किसका दमन करने के लिए? अब बताओ, यूरोपियन टुकड़ी रवाना हुई कहां से? ये बात गोपनीय स्रोतों से पता चल गई कौन सी बटालियन को? और 15वीं बंगाल बटालियन का एक सैनिक था जिसका नाम था बख्तावर सिंह। कौन सा सिंह? इस बख्तावर सिंह को पता चला कि नसीराबाद और अजमेर की सुरक्षा हेतु गुजरात से बुलाई है कौन सी टुकड़ी? ये सुरक्षा हेतु नहीं आ रही है, ये हमारा दमन करने के लिए आ रही। ये बात किसको पता चली? बख्तावर सिंह सीधा नसीराबाद छावनी में थे। कौन से अधिकारी? जल्दी से बोलो। अंग्रेज अधिकारी। एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था प्रीचार्ड। बोलो कौन सा चार्ड? प्रीचार्ड के पास सीधा गया कौन? बख्तावर सिंह। और बख्तावर सिंह ने प्रीचार्ड को जाकर कहा कि साहब मेरे कुछ प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। बोलिए। कहा कि हमें बुलाया गया किसकी सुरक्षा है? तू जल्दी से बताओ। हमारे क्या छीन लिए और हमें भेज दिया कहां? कोई बात नहीं। हमारे ऊपर क्यों लगाई जा रही है?
और क्यों बुलाया गया गुजरात से कौन सी टुकड़ी को? क्या हम पर अब अंग्रेजों को भरोसा नहीं रहा? ये बात किसने कही? किसको कही? ये बात कही थी तो पास में खड़ी कौन सी लांसर्स गश्त लगाने लगी और कौन सी बटालियन पर, और डराने लगी किसको? तब बख्तावर सिंह ने 15वीं बंगाल बटालियन के सैनिकों को कहा कि अगर जिंदा बचना चाहते हो तो यूरोपियन टुकड़ी पहुंचे उसके पहले यहाँ से भाग चलो, और खाली हाथ तो भागकर कहाँ जाएंगे? लूट लो कौन सी छावनी को। अब ये सब देखो किसके नेतृत्व में हो रहा है। अब गश्त लगाने लगी कौन सी लांसर्स, कौन सी बटालियन पर। बाहर बड़ा दुख हो रहा था किसको? क्यों हो रहा था? सुनो, क्योंकि दोनों एक ही जगह से थी। नाम देखो, 15वीं बंगाल बटालियन, 30वीं बंगाल बटालियन। तो बाहर बड़ा दुख हो रहा था 30वीं बंगाल बटालियन को, और अब व्यक्ति था कौन सा? सिंह। तारीख थी 28 मई 1800। विद्रोह कर दिया किसने? और बख्तावर सिंह के साथ कौन सी बटालियन ने? धमाधम फोड़ने लगे किसको? जब बंबई लांसर्स को 15वीं बंगाल बटालियन ठोकने लगी तो बाहर गुस्सा आया किसको? और 30वीं बंगाल बटालियन ने विद्रोह में साथ दिया किसका? अब जूते खाने वाली कितनी हो गई। और इस प्रकार विद्रोह हुआ कौन से बाद में? इस विद्रोह में मारा गया अंग्रेज अधिकारी कौन सा? बरी बोलो। एक मारा गया खतरनाक, नाम था स्पोटिस वुड। कौन सा वुड? और एक को भाई को हार्ट अटैक आ गया फुड़ंती से। किसको? पैनी को। पैनी की मृत्यु तो हृदयाघात के कारण हुई, पर ये हृदयाघात यानी हार्ट अटैक कौन से विद्रोह की वजह से आया? वहां पर नहीं मरा था ये। चलो पूरी बात बताता हूं। जब बंदोली निकली कौन से बाद में? किन की? बंबई लांसर्स यानी अंग्रेजों की। तो वहां पर घबरा गया कौन? और पेनी यहां से भागकर आया कौन से? मेर की तरफ आया आया आया, पहुंचा ऐसे छाती को पकड़कर। तो लॉरेंस ने पूछा क्या हुआ? तो कहा हार्ट अटैक आ गया। कहा क्यों? कि बंदोली बड़ी खतरनाक निकली। कौन से बाद में? तो लॉरेंस ने कहा टेंशन मत लीजिए, तुम इधर ही रहेगा। किधर? तो कहा मैं नहीं रुकूंगा, क्योंकि क्या पता वो क्रांतिकारी अब आगे आए कौन से मेर, मुझे तू कहीं और भेज। तो लॉरेंस ने कहा ओके। मेरे परम मित्र है कौन? तखत सिंह, जो कहाँ के है। एक काम करता हूं, तुझे भेज देता हूं। कहाँ? अब सुनो, अजमेर और जोधपुर के बीच में दूरी है कि नहीं है? तो अब अजमेर से रवाना तो कर दिया, बोलो किसको? पैनी को। पर पैनी ने सोचा बीच में मेरी 100% क्रांतिकारी बंदोली, और रास्ते में उसको एक और आया क्या? सीधे चले गए कौन? तो अब सुनिए, इस प्रकार विद्रोह हुआ कौन से बाद का? सभी बोर्ड पर देखोगे, जिन्होंने अच्छे से देखा वो हर स्टूडेंट्स उत्तर देगा। अभी देखना स्टूडेंट्स, मुझे जल्दी से बताओ एक बात, अंग्रेजों का खजाना कहाँ पड़ा था? गर्मियों का सीजन था कि नहीं था? लॉरेंस कहाँ उपस्थित था? अपने पॉलिटिकल एजेंटों के साथ। उसको चिंता हो रही थी कौन से मेर की? कि कहीं कोई खजाना लूट नहीं।
इसलिए अजमेर की सुरक्षा हेतु उसने एक बटालियन बुलाई। बटालियन का नाम बताओ, बोलो। 15वीं बंगाल बटालियन पहुंची कौन से मेर पर, कहां, कौन से रास्ते से होकर? काफी दिनों तक मेरठ में रुकी कि नहीं रुकी? और फिर पहुंची कहां? लॉरेंस ने 15वीं बंगाल बटालियन को अजमेर के चारों तरफ क्या कर दिया? अब लॉरेंस खुद कहां है? उधर 10 मई को विद्रोह हुआ कहां? बोलो कहां? मेरठ में विद्रोह हुआ। तो मेरठ विद्रोह की सूचना लॉरेंस को कहां मिली, कब मिली? तो क्या कहोगे, बोलो। 19 मई 1800 कहां मिली? अब लॉरेंस को चिंता सताने लगी कौन से मेर की। लॉरेंस सीधा माउंट आबू से कहां आया? इनके एक मित्र थे कहां के राजा, नाम क्या था? तखत सिंह से सहायता मांगी किसने, बोलो। तब तखत सिंह ने भेजा कौन से राज को? कुशाल राज सीधा आया कहां? सुरक्षा का इंतजाम हुआ कि नहीं हुआ? पर लॉरेंस ने और 2 टुकड़ियां बुलाई कहां से? कौन सी जाति की? अब ये 2 मेर जाति की टुकड़ियां कहां आई? अब लॉरेंस ने सोचा कि अजमेर की सुरक्षा का क्या हो गया, इंतजाम हो गया। तब हथियार छीने कौन सी बटालियन के और उससे भेज दिया कौन से बाद? नसीराबाद में पहले से ही तैनात थी कौन सी बटालियन और साथ ही साथ में थी कौन सी? लॉरेंस ने 15वीं बंगाल बटालियन पर गश्त लगाने का काम किसको सौंपा? 15वीं बंगाल बटालियन का एक सेनानायक था जिसका नाम क्या था? बख्तावर सिंह को पता चला कि अंग्रेजों ने डीसा गुजरात से कौन सी टुकड़ी बुलाई। तारीख कितनी थी, बोलो। अरे तारीख कितनी थी? सैनिक कौन था? कौन सी बटालियन का? इसी के नेतृत्व में विद्रोह हुआ कौन से बाद में? 15वीं बंगाल बटालियन ने विद्रोह किया, तब साथ दिया किसने? सवाल पूछ लिया 15वीं बंगाल बटालियन पर गश्त किसने लगाई? और इस विद्रोह में मारा गया कौन सा बरी, कौन सा वुड और कौन? अब ईमानदारी का परिचय देते हुए बताओ, अच्छे से गोली मारो 100% को, 60% याद हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? चाहे भले ही तुम पहली बार पढ़ोगे ना तो भी तुम्हें फीलिंग ये नहीं आएगी कि हम पहली बार पढ़ रहे हैं। बस बात यही है स्टूडेंट्स कि अब तक हमने सिर्फ रट्टा सिस्टम अपनाया। कौन सा सिस्टम? टीचर आए, बोट भरा और हमने भी बढ़िया छाप लिया। और जब टीचर ने बोट भरा तो हमने भी कहा सर बड़े तगड़े हैं, बोट पूरा भर दिया, इसका मतलब सर को बहुत आता है। अरे सर को तो बहुत आता है, उन्होंने आकर बोट भरा और तुमने भी बोट को देखकर छाप लिया। सिर्फ किसको? रजिस्टर को। दिमाग खाली का। तो एक कंसेप्ट अपना लो आज कि पहले चीज समझेंगे, जो पॉइंट समझ में आएंगे उसी को हमारी लैंग्वेज में रजिस्टर में राइट ऑफ करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? इस कंसेप्ट को अपनाओ स्टूडेंट्स। 101% नहीं, सभी ऑल ऑफ मेरी क्लास में 99% बना हुआ बच्चा बैठे हुए, और चाहे 35 विथ ग्रेस वाला बच्चा भी बैठेगा ना, दोनों को बराबर समझ में आएगा। रीजन सुनो, क्योंकि मैं जो समझाता हूँ एकदम सिंपल और सरल और सहज शैली में समझाता हूँ, और ये फीडबैक जस्ट तुम्हारे सामने है। रजिस्टर बंद है, एक भी पॉइंट नहीं लिखा, पर एक्सप्लेन आपने पूरा किया है।
किया कि नहीं किया? एक और देख लो, अभी तक तो तुम्हारे सामने तुम ये देख कर बोल रहे थे, अब बिना देखा देख बोलोगे। बताओ, अजमेर की सुरक्षा है तू कौन सी बटालियन बुलाई? बोलो। ये 15वीं बंगाल बटालियन कौन से रास्ते से आई थी? मेरठ में 10 मई को क्या हुआ? इस विद्रोह की सूचना लॉरेंस को कहाँ मिली? कौन से आबू में? कब मिली? 19 मई को। कब मिली? लॉरेंस सीधा आया कौन से मेर? अजमेर की सुरक्षा हेतु पत्र लिखा कौन से राजा को? बोलो। पहले कहो जोधपुर के राजा। कौन से राजा को लिखा? तखत सिंह को, जोधपुर के राजा को। बताओ, तखत सिंह ने एक सेना भेजी कि नहीं भेजी? किसके नेतृत्व में? और 2 टुकड़ियां बुलाई कहां से? फिर हथियार छीने कौन सी बटालियन के? और फिर भेज दिया उसे कहां? नसीराबाद में पहले से ही कितनी थी? एक तो थी 30वीं और दूसरी थी, बताओ, 15वीं पर गश्त लगाने का काम किसने किया? जब गश्त लगा रही थी कौन सी लांसर्स, तब 15वीं बंगाल बटालियन का एक सैनिक था, कौन? बख्तावर सिंह को सूचना मिली कि यूरोपियन टुकड़ी बुलाई कहां से? डीसा। तब बख्तावर सिंह के नेतृत्व में तारीख कितनी थी? क्या किया गया? और कौन सी बटालियन ने किया? 15वीं। किसने किया? 15वीं का साथ किसने दिया? कितने मारे गए? कौन सा बरी? कौन सा वुड? हार्ट अटैक किसको आया? देख लो, याद हुआ कि नहीं हुआ? मैं कह रहा हूं स्टूडेंट्स, अब देखो, ये चीजें याद करना बहुत जरूरी, क्योंकि एग्जामिनर इस पूरे विद्रोह में से सवाल कितना पूछेगा? एक। पर तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए चीजें इसी से रिलेटेड सिमिलर देगा। देखना, सवाल पूछेगा नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन, ए ऑप्शन सुनो, 30वीं, जो नसीराबाद से संबंधित है कि नहीं है। बी ऑप्शंस 15वीं, सी ऑप्शंस बम्बई लांसर्स और डी ऑप्शंस यूरोपियन, चारों संबंधित है। अब जब तुमने अच्छे से पढ़ा समझ समझ के, तो तुम ऑप्शंस काटोगे। पहले क्या लिखा हुआ है? आप कहोगे इसने तो क्या दिया? सार। फिर आई क्या? बम्बई। आप कहोगे इसने लगाई। और ये कौन सी टुकड़ी? आप कहोगे इसको तो बुलाया कहां से? और फिर ऑप्शंस में मिलेगी, आप कहोगे विद्रोह करने वाली बटालियन कौन? ऑप्शंस काट कर आप क्या निकालोगे? उत्तर। कब? जब चीजें समझी होगी तब। अब सुनो वापस यही सवाल, जब तुमने चीज समझी नहीं होगी तब आप होगे फ्यूज ही फ्यूज। आप कहोगे यार 15वीं भी थी, 30वीं भी थी, और विद्रोह भी इन दोनों में से एक ने किया, पर यह नहीं पता किसने किया। फिर करोगे अकड़ बकड़ और तुम्हारा बम्बे लगेगा 30 पर। सही है कि नहीं है? वो स्टूडेंट कभी भी सक्सेस हासिल उन्हीं को होती है जो ऑप्शंस काट कर क्या निकालता हो? उत्तर। समझ में आया ना? तो देखो, मेरे पास जो कला थी मैंने आपको बता दी, और एक रूल्स बता दिया कि पहले अच्छे से समझो, और जो चीज़ समझ में आए उसी को कॉपी में राइट ऑफ करो। हेडिंग डालो नसीराबाद विद्रोह। देखो, अब मेरी बात सुनो, टाइम पूरा भी हो गया है, पर मैं अब अगर आपको होमवर्क दे दूं ना कि नसीराबाद विद्रोह को लिख कर लेकर आओ, आप आराम से लिख कर लेकर आ सकते हो। आ सकते हो ना? नहीं लिख कर लाना, मैं लिखा दूंगा। हेडिंग डालो, हेडिंग डालो कौन सा बात? पहले हेडिंग डालोगे स्टूडेंट्स प्रमुख विद्रोह, और प्रमुख विद्रोह में लिखोगे नसीराबाद विद्रोह।
पहला ही पॉइंट लिखो, विद्रोह की क्या तारीख? 28 मई 1857। उसके बाद लिखोगे कौन से कर्ता? विद्रोह करता। और विद्रोह करता कौन था? बोलो। बहुत बढ़िया, बख्तावर सिंह। और बख्तावर सिंह ने जो विद्रोह किया था, ये कौन सी बटालियन का था? बहुत बढ़िया, 15वीं बंगाल बटालियन। लिख लो जल्दी से ये 2 पॉइंट। उसके बाद यहां हेडिंग डालोगे महत्वपूर्ण तथ्य या बिंदु। महत्वपूर्ण बिंदु। लिख लिया महत्वपूर्ण बिंदु? लिख लिया ना? थोड़ा फास्ट लिखोगे स्टूडेंट्स, लिखो। लॉरेंस ने, लिखो, लॉरेंस ने अजमेर की सुरक्षा हेतु, लॉरेंस ने अजमेर की सुरक्षा हेतु, अजमेर की सुरक्षा हेतु 15वीं बंगाल, 15वीं बंगाल, एक बार पूरा नाम लिखोगे इसका, 15वीं बंगाल नेट्रिव, 15वीं बंगाल नेट्रिव इन्फेंट्री को बुलाया। 15वीं बंगाल नेट्रिव इन्फेंट्री को बुलाया। पूरा नाम आपका 15वीं बंगाल नेट्रिव इन्फेंट्री। लिख लो जल्दी से, इन्फेंट्री को बुलाया। बताओ ये कौन से रास्ते से आई थी? लिखो, यह बटालियन, अब सीधा लिख दो, यह बटालियन, यह बटालियन मेरठ के रास्ते से, यह बटालियन मेरठ के रास्ते से कहां पहुंची? अजमेर पहुंची। मेरठ के रास्ते से अजमेर पहुंची। लिख लिया? नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, मेरठ में, मेरठ में कितनी मई को? 10 मई 1857 को विद्रोह हुआ। मेरठ में 10 मई 1857 को क्या हुआ? विद्रोह हुआ। इस विद्रोह की सूचना, इस विद्रोह की सूचना लॉरेंस को कहां मिली रे? माउंट आबू। कितनी तारीख को? बहुत बढ़िया। इस विद्रोह की सूचना लॉरेंस को माउंट आबू में 19 मई 1857 को मिली। कब मिली? 19 मई 1857 को मिली। अब बताओ, लॉरेंस ने अजमेर की सुरक्षा हेतु सर्वप्रथम किस राजा को पत्र भेजा? जोधपुर के राजा कौन? तखत सिंह ने किसको भेजा? जो पढ़ेंगे कल। समझ में आया ना? कल आपके नीमच विद्रोह भी हो जाएगा, एरिनपुरा,
टाइम हो गया ना? अच्छा, कितने बजे तक है? पक्की बात? तो छापो मरो। मैंने सोचा 10:45 तक है, 11 तक है ना? चलो लिखो फिर। बताओ लास्ट पॉइंट क्या लिखा आपने? माउंट आबू में विद्रोह की सूचना मिल गई। अगले पॉइंट में लिखो, लॉरेंस ने अजमेर की सुरक्षा हेतु, लॉरेंस ने अजमेर की सुरक्षा हेतु जोधपुर के राजा, जोधपुर के राजा कौन से सिंह, तखत सिंह को पत्र लिखा, तखत सिंह को पत्र लिखा। लिख दिया? अब बताओ तखत सिंह ने किसके नेतृत्व में सेना भेजी? लिखो स्टार और नोट लगाकर। तखत सिंह ने कुशाल राज सिंघवी के नेतृत्व में, तखत सिंह ने कुशाल राज सिंघवी के नेतृत्व में, कुशाल राज सिंघवी के नेतृत्व में क्या भेजी? अजमेर सुरक्षा हेतु सेना भेजी, अजमेर सुरक्षा हेतु सेना भेजी। भेज दी? बताओ लॉरेंस ने 2 मेर जाति की टुकड़ियां कहां से बुलाई? अगले पॉइंट में लिखो, लॉरेंस ने अजमेर की सुरक्षा हेतु, लॉरेंस ने अजमेर की सुरक्षा हेतु ब्यावर से, ब्यावर से 2 मेर जाति की सैनिक टुकड़ियां बुलाई, 2 मेर जाति की सैनिक टुकड़ियां बुलाई। बुला दी? अब बताओ सुरक्षा का इंतजाम हो गया कौन से मेर का? कौन सी बटालियन के हथियार छीनेंगे? बस, तो सीधा अगले पॉइंट में लिखो, लॉरेंस ने 15वीं बंगाल बटालियन के, लॉरेंस ने 15वीं बंगाल बटालियन के सैनिकों के हथियार छीनकर कौन से बाद भेजा? नसीराबाद भेजा। ऑटोमेटिकली देखो जब समझोगे ना तो अगला पॉइंट कौन सा आएगा तुम खुद को पता चल जाएगा। बताओ कहां भेजा? नसीराबाद में। बताओ पहले से ही कौन सी थी? लिख दो जल्दी से। नसीराबाद में पहले से ही, नसीराबाद में पहले से ही 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री स्थित थी। अब बताओ 15वीं बंगाल बटालियन पर गश्त लगाने का कार्य किसने किया? लिखो अगले पॉइंट में, 15वीं बंगाल बटालियन पर, 15वीं बंगाल बटालियन पर, 15वीं बंगाल बटालियन पर गश्त लगाने का कार्य, गश्त लगाने का कार्य बम्बई लांसर्स ने किया, बम्बई
लांसर्स ने किया। किसने किया? बंबई लांसर्स ने किया। लिख लिया? अब बताओ 15वीं बंगाल बटालियन का सैनिक कौन होगा जिसको सूचना मिलेगी कौन सी टुकड़ी की? तब बख्तावर सिंह के नेतृत्व में क्या होगा? तो लिखो 15वीं बंगाल बटालियन के सैनिक 15वीं बंगाल बटालियन के सैनिक बख्तावर सिंह के नेतृत्व में 15वीं बंगाल बटालियन के सैनिक बख्तावर सिंह के नेतृत्व में 28 मई 1857 को मई 1857 को विद्रोह किया गया। विद्रोह किया गया जब सैनिकों को डीसा गुजरात से कौन सी टुकड़ी? यूरोपियन टुकड़ी आने की सूचना मिली। बताओ इस विद्रोह में 15वीं बंगाल बटालियन का साथ कौन सी बटालियन ने दिया? बहुत बढ़िया। लिखो अगले पॉइंट में स्टार और नोट लगाकर। इस विद्रोह में 15वीं बंगाल बटालियन का साथ, इस विद्रोह में 15वीं बंगाल बटालियन का साथ इस विद्रोह में 15वीं बंगाल बटालियन का साथ 30वीं बंगाल बटालियन ने दिया। 30वीं बंगाल बटालियन ने दिया। लिख लिया? अब बताओ कुछ अंग्रेज अधिकारी मारे गए थे, तो लिखो मारे गए अंग्रेज अधिकारी। ये भी तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए कि नसीराबाद विद्रोह में कौन से अंग्रेज अधिकारी मारे गए थे। लिखो मारे गए अंग्रेज अधिकारी। नंबर फर्स्ट लिखो कौन सा बरी? न्यू बरी। लिख लिया? सेकंड लिखो कौन सा वुड? स्पोर्टिस वुड। स्पोर्टिस वुड। स्पोर्टिस वुड। और तीसरा कौन? पेनी के आगे कोष्टक में लिख देना किसके कारण? हाँ, हार्ट अटैक लिखो तो छोकी बात है, वरना हृदयाघात लिख देना। कंप्लीट? अरे लिख लिया ना? देखो प्रीचार्ड का भी संबंध कौन से बात से है, पर वो मारा नहीं गया। समझ में आया कि नहीं आया? अब बताओ स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा कौन सा विद्रोह? सुनो, कौन सा? अब सुनो, एक बार मैंने समझाया, एक बार आपने रिवाइज किया, और एक बार आपने कॉपी में समझकर, मुझे नहीं लगता घर पर जाकर रिपीट करने की जरूरत पड़ेगी। कितनी बार? हाँ बेटे, नहीं पड़ेगी। इतने भी बड़े विद्वान नहीं हो, और इतने बड़े विद्वान बन जाओगे ना स्टूडेंट्स के जिस दिन पढ़ाया और क्लास में याद हो गया, उस दिन मैं आराम से, राजस्थानी भाषा में बोले तो धाप कर नींद लूंगा। कहूंगा मेरा B2 और B3, सही बोला? B3 और बैच के जो स्टूडेंट्स है सबसे मेधावी और सबसे होनहार स्टूडेंट है। बनोगे क्या?
वो तो मैं तय करूंगा। बहुत बढ़िया। पर बताओ, जो पढ़ा वो समझ में आया कि नहीं आया? हेडिंग डालो, नीमच विद्रोह। कौन सा विद्रोह? नीमच विद्रोह। कौन सा विद्रोह? अब स्टूडेंट्स लिख लो। अभी अभी इतना टाइम नहीं है कि हम पहले समझाते, इसलिए सामान्य जानकारी लिख दो। कौन सा विद्रोह? नीमच विद्रोह। वही पॉइंट सबसे पहले, छोड़ो अब, मार दूंगा सालों को। विद्रोह की तारीख कितनी थी रे? 3 जून 1857। फिर लिखोगे वही बेसिक जानकारी, विद्रोहकर्ता के नाम कितने? 2। मोहम्मद अली बेग व कौन सा सिंह? हीरा सिंह। हीरा सिंह। ऑनलाइन स्टूडेंट्स जो है जल्दी से कमेंट्स करके बताओ, समझ में आ रहा है? लिख लिया ये? लिखो महत्वपूर्ण बिंदु। महत्वपूर्ण बिंदु। और महत्वपूर्ण बिंदु के अंदर लिखो जल्दी से। पहला ही पॉइंट सुनो स्टूडेंट्स, पहला पॉइंट सुन लो अच्छे से। देखो, 2 बातें पूछूंगा जिससे आपका नीमच का जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंटों के माइंड में है कि नीमच है कहाँ, तो फिर इसको राजस्थान की क्रांति में क्यों पढ़ रहे हैं। सुनो, एक बात बताओ स्टूडेंट्स। ओके ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है, ओके। ये हुई ना बात, बिल्कुल बहुत बढ़िया। ऑनलाइन वाले स्टूडेंटों की ये बात सबसे अच्छी लगी कि जब समझा रहा था तब किसी ने भी बिना फालतू का कोई भी कमेंट्स नहीं किया। अब जब पूछा है कि समझ में आया, तब मुझे पता चला कि इतने भी स्टूडेंट्स लाइव देख रहे हैं क्या। बहुत बढ़िया। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स, एक ही चीज ध्यान रखना, ज्यादातर कमेंट्स पर ध्यान नहीं देना है। अगर ज्यादा कमेंट्स पर ध्यान दिया तो जिंदगी में लोग तुम्हारे ऊपर कमेंट करेंगे। फैक्ट ठीक नहीं है। ज्यादा ध्यान दो जब टीचर पढ़ाता है तब, और पढ़ाने के बाद जब टीचर बैठता है आपसे पूछता है, तब कोई डाउट हो तब आप अपना क्वेश्चंस भी पूछो, और कोई चीज अगर पूछी के समझ में आए तब फीडबैक दो, वरना बीच में आप पूछोगे तो टीचर पढ़ाता हुआ आपका कमेंट्स कभी भी नहीं पड़ेगा। इस बात को ध्यान रखना। अब सुनो अच्छे से स्टूडेंट्स, 2 ही चीजें पूछूंगा। पहले तो बताओ हमारा देश आजाद कब हुआ? 1947 में। देश आजाद होने के बाद ही तो जिले और राज्यों का निर्माण हुआ, बने। सही है कि नहीं है? इसके पहले क्या थी? रियासतें। क्या थी? और एक रियासत थी हमारी मेवाड़। क्या थी? अब हम पढ़ रहे हैं 1857। क्या पढ़ रहे हैं? 1857 में रियासतें थी, न कि जिले और राज्य थे। और इसी मेवाड़ रियासत का क्षेत्र था नीमच। कौन सा था? यानी 1857 में नीमच जो था वो कौन से क्षेत्र में आता था? राजस्थान। और राजस्थान की कौन सी रियासत में? अब सुनो, देश आजाद हुआ और फिर क्या बने? राज्य। तो नीमच चला गया किस में?
पर सुनो, 1857 की क्रांति के समय नीमच हमारी एक क्या थी? छावनी। तो अब लैंग्वेजी सवाल सुनो। 1857 के क्रांति की एकमात्र छावनी जो वर्तमान में राजस्थान से बाहर है, कौन सी? पता चला कि नहीं चला? तो कभी भी ये नहीं सोचना कि ये नीमच छावनी एमपी की थी, ये नीमच छावनी क्रांति के दौरान राजस्थान की थी, और इसका क्षेत्र जो लगता था कौन से लगता था? मेवाड़ से। ओके, पिछला वाला पढ़ेंगे कल। ओके।